वर्षों बाद परिवार ने एक भव्य शिव पार्वती की मूर्ति घर में स्थापित करने का निर्णय लिया था और इस अवसर पर सभी सदस्य बेहद उत्साहित थे। घर के आंगन को गेंदे और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। अनुष्ठान का समय निकट आते ही राध्या, जो स्वभाव से चंचल पर मन की बहुत भोली थी, दोनों मूर्तियों को अपने हाथों में बड़े प्रेम और आदर के साथ थामे खड़ी थी। उसका चेहरा एक दृढ़ निश्चय और भक्तिभाव से दमक रहा था। वो अपनी दादी के पास गई, जिनकी आंखें घर की परंपराओं और मर्यादाओं की प्रतीक थीं। राध्या ने बड़े विनम्र स्वर में दादी से बार बार ये गुहार की, दादी, आप हमें एक मौका देके तो देखिए। हम अपनी पूरी जी जान से भोलेनाथ की सेवा करेंगे। हमें पता है हम बहुत चंचल हैं, पर इस जिम्मेदारी को हम पूरी श्रद्धा से निभाएंगे। दादी ने एक गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर राध्या की चंचलता को लेकर वर्षों पुराना अविश्वास झलक रहा था। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं भैया, तुम तो रहने ही दो। यह बड़ी जिम्मेदारी है और इसे पूरी एकाग्रता और समझदारी से निभाना होगा। यह जिम्मेदारी एकता को सौंप दो। एकता घर की बड़ी बहू थी। वो शांत, संयमित और जिम्मेदार मानी जाती थी। दादी को लगता था कि इस महत्वपूर्ण अनुष्ठान के लिए एकता ही सबसे उपयुक्त है। ये सारा दृश्य निहारिका, जो परिवार में हमेशा ईर्ष्या और द्वेष का बीज बोने की फिराक में रहती थी, देख रही थी। निहारिका ने राध्या को सबके सामने नीचा दिखाने और उसे फंसाने का एक कुटिल जाल बुनना शुरू कर दिया। जैसे ही दादी ने एकता को जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की, निहारिका ने मौका देखकर एक बड़ा झूठ बोल दिया। वो हड़बड़ी का नाटक करते हुए सबके सामने आई और फुसफुसाते हुए बोली, अरे जल्दी देखो, बुलबुल के कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया है और वो अंदर अकेली है। बुलबुल एकता की छोटी बेटी थी और उसकी सुरक्षा एकता के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। ये सुनते ही एकता घबरा गई। उसका ध्यान तुरंत अनुष्ठान से हटकर अपनी बेटी की ओर चला गया। एकता ने राध्या की ओर देखा। उस क्षण उसे राध्या की आंखों में सच्ची भक्ति और जिम्मेदारी उठाने की लगन दिखाई दी। एकता ने राध्या से कहा, राध्या, तुम पक्का ये जिम्मेदारी संभाल लोगी? मैं अभी आती हूँ, बस बुलबुल को देखकर। राध्या ने सिर हिलाकर हाँ कहा और एकता भागकर कमरे की ओर चली गई। राध्या ने पूर्ण एकाग्रता से मूर्तियों को स्थापित किया। पूजा की तैयारी शुरू हुई और जैसे ही राध्या ने दीप प्रज्वलित करने के लिए दिया उठाया, तभी विनाशकारी क्षण आ गया। निहारिका ने पहले ही बड़ी सावधानी से मूर्ति के आसन के पास एक छोटा सा पटाखा लगा दिया था। यह कोई साधारण पटाखा नहीं था, बल्कि ऐसा था जिसकी आवाज़ बहुत तेज थी। राध्या ने जैसे ही माचिस की तीली जलाई, पटाखा धड़ाम से जोर से बोल उठा। आवाज़ इतनी तेज थी कि वहां मौजूद सभी लोगों के कान सुन हो गए। अफरा तफरी मच गई। धुआं और तेज आवाज़ से माहौल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। जब लोग संभले तो सबकी निगाहें राध्या पर थीं। दादी क्रोधित आंखों से राध्या को देखती हैं और कहती हैं, मैंने कहा था ना, तुम्हें कोई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। तुमने ये क्या कर दिया? पूजा में अपशकुन कर दिया। कोई ये नहीं समझ पाया कि ये निहारिका की करतूत थी। सबके मन में यही बात बैठ गई कि राध्या की चंचलता और लापरवाही के कारण ही ये घटना हुई। भोलेनाथ की सेवा करने की उसकी पवित्र इच्छा पर एक बहुत बड़ा आरोप लग गया। राध्या बस वहां खड़ी आंसू बहा रही थी, बिना किसी को अपनी सफाई दे पाने की स्थिति में। यह औरत सिर्फ डेक पर थोड़ी हवा लेने आई थी, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि कोई उस पर पीछे से हमला कर देगा। एक जोरदार लात पड़ते ही वह बिना संभले सीधे ठंडे गहरे स्विमिंग पूल में गिर गई। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि हमलावर ने ऊपर का स्लाइडिंग ढक्कन बंद कर दिया। वह पानी की सतह तक पहुंचकर बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन पानी में भीगा हुआ उसका भारी कोट उसे नीचे खींचने लगा। देखते ही देखते वह तेजी से नीचे डूबने लगी। मौत सामने खड़ी थी। उसने अपने दिमाग को शांत किया और तेजी से सोचना शुरू किया। उसने जल्दी से अपना कोट उतार फेंका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ऊपर का ढक्कन पूरी तरह बंद हो चुका था और उसकी सांस अब टूटने ही वाली थी। अब बेकार की छटपटाहट छोड़कर उसने नीचे की ओर गोता लगाने का फैसला किया, ताकि कोई और रास्ता ढूंढ सके। काफी देर बाद उसे नीचे कांच की एक कमजोर परत दिखाई दी, लेकिन अब सवाल यह था, ऐसी हालत में वह आखिर बाहर कैसे निकलेगी? अब वह दम घुटने से मरने ही वाली थी। घबराकर शाओमेई ने पूरी ताकत से कांच पर हाथ मारना शुरू कर दिया। तभी कमरे के अंदर मौजूद एक औरत की नजर उस पर पड़ गई और उसने फुर्ती से उसे बचा लिया। हालांकि उसकी जान तो बच गई, लेकिन शाओमेई अब भी बुरी तरह कांप रही थी, क्योंकि पिछले 2 दिनों में यॉट पर हुई सारी बुरी घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थीं। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर कौन उसकी जान लेने पर तुला हुआ है। शाओमेई एक मशहूर मीडिया रिपोर्टर थी। इस बार वह नॉर्वे की एक बड़ी शिपिंग कंपनी की वारिस छुई हुआ के खास न्योते पर इस आलीशान क्रूज पर आई थी। छुई हुआ को कैंसर का अंतिम चरण बताया जा चुका था। उसके पति उसकी ही पहचान के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन बना रहे थे और शाओमेई का प्रोफेशन उनके प्रचार के लिए बिल्कुल सही था। उस रात शाओमेई ने खूबसूरत गाउन पहना और डिनर पार्टी के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी गलियारे में उसकी अचानक मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी शियाओबाई से हो गई, जो एक पूरी कहानी देखने के लिए नाम के नीचे दी गई वीडियो पर क्लिक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
कंपनी की वारिस छुई हुआ के खास न्योते पर इस आलीशान क्रूज पर आई थी। छुई हुआ को कैंसर का अंतिम चरण बताया जा चुका था। उसके पति उसकी ही पहचान के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन बना रहे थे और शाओमेई का प्रोफेशन उनके प्रचार के लिए बिल्कुल सही था। उस रात शाओमेई ने खूबसूरत गाउन पहना और डिनर पार्टी के लिए तैयार हो गई। लेकिन तभी गलियारे में उसकी अचानक मुलाकात उसके पूर्व प्रेमी शियाओबाई से हो गई, जो एक खूबसूरत लड़की के साथ हंस बोल रहा था। इस अजीब माहौल से बचने के लिए शाओमेई ने पास वाले कमरा नंबर 10 का दरवाजा जल्दी से खोल दिया, लेकिन अंदर सामने ही एक सुनहरी बालों वाली लड़की से टकरा गई। घबराकर शाओमेई ने अपनी टोपी के लिए माफी मांगी। बाद में वह तय समय पर छुई हुआ के कमरे में पहुंची। हालांकि कैंसर ने छुई हुआ के घने बाल छीन लिए थे, लेकिन उसकी बातों और व्यवहार में अब भी उसकी शाही शालीनता और बुद्धिमत्ता साफ झलक रही थी। उसने शाओमेई के सामाजिक कार्यों की दिल से सराहना की, लेकिन साथ ही यह भी बताया कि उसने इलाज बंद कर दिया है और उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। फिर उसने अपनी खुद तैयार की हुई डिनर स्पीच शाओमेई को दिखाई और उसे सुधारने में मदद करने को कहा। इसी पल शाओमेई को सच्चाई समझ में आई। छुई हुआ ने अपनी पूरी संपत्ति चैरिटी को दान करने का फैसला कर लिया था। शाओमेई यह सुनकर बहुत भावुक हो गई। दोनों की पहली मुलाकात ही गहरी दोस्ती में बदल गई। लेकिन उसी रात शाओमेई अचानक झगड़े की आवाज से जाग गई। कुछ समझ पाती उससे पहले ही छपाक किसी के पानी में गिरने की आवाज आई। वह दौड़कर बाहर झांकने लगी। उसे सच में समुद्र में तैरता एक इंसानी साया दिखाई दिया। वह तुरंत क्रू मेंबर के पास भागी और खबर दी। कुछ ही पलों में पूरी यॉट में अफरा तफरी मच गई। लेकिन जब पता चला कि गिरने वाला शख्स कमरा नंबर 10 से था, तो सुरक्षा अधिकारी के चेहरे पर हैरानी छा गई, क्योंकि कमरा नंबर 10 में तो कोई ठहरा ही नहीं था। यह सुनकर शाओमेई और ज्यादा उलझन में पड़ गई, क्योंकि उसने तो खुद पूरी कहानी देखने के लिए नाम के नीचे दी गई वीडियो पर क्लिक करें और अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।